बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज BSN सेमेस्टर 8 सब्जेक्ट सी चेन 3 यूनिट ऑक्यूपेशनल एंड एनवायरमेंटल हेल्थ स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सीक्रेट स्टार KMU को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को, लिंक को ज़रूर अपने कोलीग्स, फ्रेंड्स, क्लासमेट के साथ शेयर करें ताकि सबको फ़ायदा हो। थैंक यू सो मच। स्टूडेंट, यहाँ पे देखें तो सबसे पहले हमने ऑक्यूपेशनल हेल्थ और इसके बाद एनवायरमेंटल हेल्थ को डिस्कस करनी है। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ ऑक्यूपेशनल हेल्थ। ऑक्यूपेशनल हेल्थ क्या है स्टूडेंट्स? ये हमारे पास पब्लिक हेल्थ का एक ब्रांच है जिसका मेन फोकस जो है वर्क रिलेटेड इंजरी के प्रिवेंशन, वर्क रिलेटेड इलनेस और वर्क रिलेटेड जो हैजर्ड्स है इसका प्रिवेंशन है। कि अगर कोई मजदूर, कोई वर्कर जो है काम करता है तो इसी दौरान इसको कोई इंजरी ना हो, ठीक है, इलनेस ना हो, हैजर्ड जो है इससे प्रिवेंट हो और प्रोमोटिंग वर्कर विल बीइंग, ताकि हम अच्छे से जो मजदूर है, वर्कर है, उसकी विल बीइंग को हम प्रमोट करें। ठीक है, वो जो है बच जाए किसी हादसे से, किसी डिजीज से। मुख्तलिफ किस्म की डिजीज है ना, ऑक्यूपेशनल डिजीज भी हमारे पास है, इंजरीज भी हमारे पास है। ठीक है, मुख्तलिफ किस्म के, अगर कोई बंदा जो है ऐसे जो है एसिड या वगैरह वगैरह जो पेस्टिसाइड्स है वगैरह वगैरह इसके कारखाने में काम करता है, इंडस्ट्री में काम करता है, तो ज़रूरी बात है इससे जो है इसका लंग्स, इसका स्किन, मुख्तलिफ किस्म के जो है डिजीज काज हो सकती है। आगे इस चैप्टर में हम इसको जो है डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों ने जो है याद रखनी है कि कोई मसला ना हो। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है एनवायरमेंटल हेल्थ। व्हाट इज एनवायरमेंटल हेल्थ? एनवायरमेंटल हेल्थ अगर हम देखें तो द स्टडी ऑफ हाउ एनवायरमेंटल फैक्टर्स अफेक्ट ह्यूमन हेल्थ। एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो हमारे पास है, मुख्तलिफ किस्म के एयर है, वाटर है, सॉल है, केमिकल्स है, रेडिएशन है, क्लाइमेट्स है, ये किस तरह ह्यूमन हेल्थ को जो है अफेक्ट कर सकते हैं। अगर एयर जो है बैड है तो ह्यूमन इफेक्ट होगी ना। अगर वाटर जो है साफ नहीं है, गंदा है, तो ह्यूमन इफेक्ट्स होगी। अगर सॉल सही नहीं है या केमिकल्स हमारे पास है, एसिड है या पेस्टिसाइड्स है मुख्तलिफ किस्म के, तो ह्यूमन इफेक्ट्स हो सकते हैं। अगर रेडिएशन है तो रेडिएशन भी मुख्तलिफ किस्म के, अल्ट्रावायलेट वगैरह वगैरह, वो स्किन डिजीज जो है काज कर सकता है। क्लाइमेट चेंज होने पे मुख्तलिफ किस्म की डिजीज होते हैं, सीजनल डिप्रेशन होता है या फ्लू होता है, जुकाम वगैरह। तो ये सब जो है एनवायरमेंटल फैक्टर्स है जो ह्यूमन को अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑक्यूपेशनल हेल्थ क्या है? जो वर्कर काम करता है और ड्यूरिंग वर्किंग जो है वो जो मजदूरी करता है, काम करता है, ऑक्यूपेशन करता है, तो इसी दौरान इसको जो इंजरी होता है, इलनेस होता है, हैजर्ड होता है, इससे इसको बचना, ये है ऑक्यूपेशनल हेल्थ। और इसके बाद जो हमारे पास एनवायरमेंटल हेल्थ है, तो एनवायरमेंटल जो फैक्टर है वो किस तरह ह्यूमन हेल्थ को अफेक्ट कर सकती है, इसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? ऑक्यूपेशनल एंड एनवायरमेंटल हेल्थ। तो इस चैप्टर में हम इन चीज़ों को जो है डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। ओके, ये सर इमरान वहीद की न्यू स्लाइड्स है KMU INS की, आप लोगों ने जो है इसको डिटेल के साथ जो है पढ़नी है। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव्स एट द एंड ऑफ प्रेजेंटेशन द लर्नर विल बी एबल टू। ऑब्जेक्टिव में क्या है? एक्सप्लेन ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड एनवायरमेंटल हेल्थ, जो ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन किया। एलाबोरेट ऑक्यूपेशनल हेल्थ बेस्ड ऑन फिजिकल, सोशल एंड डिसीजन मेकिंग। ठीक है, फिर हम एलाबोरेट करेंगे कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ जो है हम इसके फिजिकल एस्पेक्ट, सोशल एंड डिसीजन मेकिंग जो है हम डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद डिस्कस ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स फॉर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल। मुख्तलिफ किस्म के कैटेगरीज के पीपल के लिए हम मुख्तलिफ किस्म के ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे इस चैप्टर में है। इसके बाद आइडेंटिफाई ऑक्यूपेशनल एंड एनवायरमेंटल डिजीज एंड डिसऑर्डर्स। मुख्तलिफ किस्म के डिजीज है, डिसऑर्डर है जो एनवायरमेंटल है और ऑक्यूपेशनल है, इसको हम डिस्कस करेंगे। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ ऑक्यूपेशनल नर्सेस कोड ऑफ एथिक्स, तो वो डिस्कस करेंगे। डिस्कस स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑक्यूपेशनल एंड एनवायरमेंटल हेल्थ। इन सब चीज़ों को हम इंशाल्लाह इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। आप हमारे साथ जो है रही और इसको हम डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं।
सबसे पहले टर्मिनोलॉजी है, तो टर्मिनोलॉजी में हमारे पास है सेफ्टी। तो सेफ्टी क्या है? द प्रोटेक्शन फिजिकल इंजरी एंड मेंटल वेल बीइंग ऑफ द इंडिविजुअल। हमारे पास एक इंडिविजुअल है, एक ह्यूमन है, ठीक है। तो इस ह्यूमन का जो मेंटल वेल बीइंग है या इसका जो फिजिकल बॉडी है, इसको इंजरी और खराबी से जो है प्रोटेक्ट करना, ये हमारे पास है सेफ्टी। हम कहते हैं ना थोड़ी सी सेफ्टी जो है ज़रूरी है, हेलमेट यूज़ करना मोटरसाइकिल बाइक के लिए, तो ये सेफ्टी है ना, ख्याल रखना है। हैज़र्ड, हैज़र्ड क्या है स्टूडेंट? हैज़र्ड और रिस्क पे मैं थोड़ा सा जो है वैसे रोशनी डालना चाहता हूँ, फिर इसके बाद मैं स्लाइड को जो है एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। हैज़र्ड क्या है? एनी थिंग्स दैट हैज़ द पोटेंशियल टू कॉज हार्म। हर वो चीज़ जो किसी हार्म को हार्म को नुकसान को जो है काज कर सकती है। काज नहीं किया है लेकिन काज कर सकती है। ये फिजिकल भी हो सकती है, नॉइज, हीट, रेडिएशन, या केमिकल, एसिड्स, डिटर्जेंट्स, पेस्टिसाइड्स है, इंसेक्टिसाइड्स है, या बायोलॉजिकल अगर हम देखें वायरस है, बैक्टीरिया है, फंजाई है, एर्गोनॉमिक्स भी हो सकते हैं, हैवी लिफ्टिंग या ईटीसी जो होते हैं हमारे पास। ये साइको सोशल भी हो सकते हैं, स्ट्रेस, एंगर, या नाइट शिफ्ट्स, वर्कलोड जो होता है, ये सब इसमें हो सकते हैं, ठीक है, वर्कलोड। तो ये हमारे पास की हैज़र्ड क्या है? एनीथिंग दैट हैज द पोटेंशियल टू कॉज हार्म। हर वो चीज जो नुकसान को काज कर सकता है, ठीक है। अभी काज नहीं किया है लेकिन काज कर सकता है। सेकंड वन हमारे पास है रिस्क। तो रिस्क क्या है? द लाइकलीहुड चांस दैट ए हैज़र्ड विल एक्चुअली कॉज हार्म एंड हाउ सिवियर दैट हार्म कुड बी। ये हमारे पास रिस्क क्या है? ये हमारे पास एक चांस है, एक लाइकलीहुड है, एक इम्कान है कि एक हज़र्ड नुकसानदेह चीज किस तरह एक्चुअली किसी चीज को खराब कर सकती है, हार्म कर सकती है, और कितना सिवियर वो हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? रिस्क। इसका जो फार्मूला है हमारे पास वो क्या है, आप लोगों ने याद रखनी है। रिस्क इज इक्वल टू चांस लाइकलीहुड मल्टीप्लाई बाय सिवियरिटी। चांस कितना है और सिवियर कितना हो सकता है, तो ये हमारे पास क्या है? ये इसका जो है फार्मूला है रिस्क का। क्या है? रिस्क इज इक्वल टू लाइकलीहुड मल्टीप्लाई बाय सिवियरिटी। अब इसके हम कुछ एग्जांपल आप लोगों के सामने जो है पेश करते हैं। इस एग्जांपल में क्या है? फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि लोड नॉइज। लोड नॉइज क्या है? ये हैज़र्ड है। और लोड नॉइज से क्या हो सकता है? हेयरिंग लॉस हो सकता है। तो ये हेयरिंग लॉस क्या है? हमारे पास रिस्क फैक्टर है। अगर हम कहें कि विट फ्लोर, कोई वाटर है, केमिकल्स है, या बॉडी फ्लूइड है जो फर्श पे जो है पड़ी हुई है, तो इससे क्या हो सकता है? स्लिपिंग हो सकता है, बंदा गिर सकता है, इंजरी हो सकती है। तो ये विट फ्लोर किया ये हैज़र्ड है, और स्लिपिंग या इंजरी हमारे पास की ये रिस्क है। या अगर हम वायरस एक्सपोजर को देखें, हमारे पास हैज़र्ड है, और अगर इससे जो इन्फेक्शन लगता है ना, वो हमारे पास रिस्क है। तो ये दोनों चीजें जो है इस तरह हमने एक्सप्लेन किया। तो हैज़र्ड क्या लिखा है? द वे इन विच एन ऑब्जेक्ट और सिचुएशन में कॉज हार्म। ये वो ऑब्जेक्ट या वो सिचुएशन जिसके जरिए कोई चीज हार्म हो सकता है, ये हमारे पास हैज़र्ड है। और रिस्क किया है? जिसको हम किसी खतरे का इम्कान। तो रिस्क क्या है? द चांस दैट सच इफेक्ट्स विल अकर। वो इम्कान जो एक चीज को वाकई कर सकता है, एक चीज को अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास के ये रिस्क है। इसके बाद हमारे पास है ऑक्यूपेशनल हेल्थ। तो ऑक्यूपेशनल हेल्थ क्या है? Occupational health is an area of work in public health to promote and maintain highest degree of physical, mental and social well-being of worker in all occupation. Occupations क्या है? Occupation हमारे पास जो एक हमारे पास है occupation, सेकंड और हमारे पास है प्रोफेशनल। तो ऑक्यूपेशन क्या है? जो लोग वर्कर होते हैं, जो मजदूरियां करते हैं, कोई कारपेंटर है, कोई जो है मजदूरी करता है, कोई एक काम करता है, कोई दूसरा काम करता है, ये सब की ऑक्यूपेशनल हेल्थ में ये होते हैं। तो ऑक्यूपेशनल हेल्थ क्या है? एरिया ऑफ वर्क। ये हमारे पास वर्क का वो एरिया है या पब्लिक हेल्थ का वो एरिया है जिसमें हम क्या करते हैं? हाईएस्ट डिग्री ऑफ फिजिकल, ठीक है, या मेंटल या सोशल वेलबींग ऑफ वर्कर। वर्कर जो ऑक्यूपेशन करता है, काम करता है, तो इसमें इसका जो फिजिकल या मेंटल या सोशल वेलबींग है, इसको हम हाईएस्ट डिग्री पे मेंटेन और प्रमोट करते हैं, ताकि इसको कोई प्रॉब्लम, कोई इंजरी, कोई वगैरह कोई मसला ना हो। Occupational health aimed at improving workplace health and
सेफ्टी स्टैंडर्ड। ऑक्यूपेशनल हेल्थ क्या करता है, इसका जो एम है वो क्या है, इम्प्रूविंग वर्क प्लेस हेल्थ को इम्प्रूव करना है कि अगर कोई मजदूर कोई काम करता है तो उधर जो है कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, सेफ्टी स्टैंडर्ड हो। या इसके अलावा ऑक्यूपेशनल हेल्थ इन्वॉल्व द आइडेंटिफिकेशन एंड कंट्रोल ऑफ वर्क प्लेस रिस्क, जो वर्क प्लेस रिस्क होते हैं, खतरात होते हैं, तो इसको कंट्रोल और आइडेंटिफाई करना, ठीक है। दैट हैव द पोटेंशियल नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन वेल बीइंग, जो वेल बीइंग और जो है नेगेटिव इम्पैक्ट होता है इसका इस पे, ठीक है। तो इन सबको जो है क्या होता है, इसको कंट्रोल कर सकता है। इसके बाद हमारे पास जो है तो क्या है, गोल्स ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ। ऑक्यूपेशनल हेल्थ के अपने गोल्स हैं, क्या है, टू प्रिवेंट ऑक्यूपेशनल डिजीज एंड इंजरी, ताकि हम ऑक्यूपेशनल डिजीज और इंजरीज को प्रिवेंट कर सके। ऑक्यूपेशनल डिजीज भी हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के हैं और ऑक्यूपेशनल हेल्थ भी, ऑक्यूपेशनल इंजरीज भी हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ऑक्यूपेशनल हमारे पास जो डिजीज़ है तो इसमें हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की डिजीज़ है, न्यूमोकोनाइसिस है जो डस्ट रिलेटेड लंग डिजीज़ है, या क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है, आस्थमा है, ग्रेंडर डिजीज़ है, ठीक है, सले का कट होने से जो डिजीज़ होते हैं, जो शीशा मिरर इंडस्ट्री होता है, ग्लास इंडस्ट्री होता है, जनरल एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं, नेजल स्प्यूटम प्रोलिफरेशन हो सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म मैलेग्नेंट न्यूप्लाज्म जो इंडस्ट्री में केमिकल डस्ट मेटल को यूज़ होते हैं, इससे मुख्तलिफ किस्म की डिजीज़ होते हैं, तो ये हमारे पास ऑक्यूपेशनल डिजीज़ होते हैं, ठीक है। और इसके ज़रिए जो मतलब हाई वज़न के जो वेट होते हैं बंदा वो उठाता है, तो इसके ज़रिए मुख्तलिफ किस्म की इंजरीज भी काज हो सकते हैं, बंदा जो है फिसल भी सकता है, इसके मतलब हाथ पाँव भी जो है टूट सकता है। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये ऑक्यूपेशनल हेल्थ के गोल्स है कि वो इसको मैनेज कर सके और इसको बचाए लोगों को। टू अडेप्ट द वर्क प्लेस एंड वर्क एनवायरनमेंट टू द नीड ऑफ द वर्कर, इसका क्या मतलब है, टू अडेप्ट द वर्क प्लेस और वर्क एनवायरनमेंट को अडेप्ट करना है, अच्छा बनाना है ताकि वर्कर सही से काम कर सके। एप्लीकेशन ऑफ एर्गोनोमिक प्रिंसिपल्स। एर्गोनोमिक, ये आप लोग याद रखिए, एर्गोनोमिक का क्या मतलब है। एर्गोनोमिक का मतलब ये है, अगर इससे पहले अगर आगे हम जाए ना तो एर्गोनोमिक हैजर्ड्स, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। इसका क्या मतलब है, एर्गोनोमिक हैजर्ड्स आर वर्क प्लेस कंडीशंस दैट डोंट फिट द वर्कर इन वर्कर्स फिजिकल एबिलिटीज काजिंग स्ट्रेन ऑन द बॉडी। इसमें जो वर्कर होते हैं ना वो अपने जगह में और अपने काम में जो है फिट नहीं होते हैं, ठीक है, इस पे वर्कलोड ज़्यादा होता है और इसके ज़रिए इसकी बॉडी पे स्ट्रेन होता है, ठीक है, इसकी बॉडी पे स्ट्रेन होता है, इसके ज़रिए इसको डिस्कम्फर्ट होता है, फैटीग होता है, इंजरी होता है, इसके जो मसल्स होते हैं, जॉइंट्स होते हैं, टेंडन्स, बोन्स, नर्व्स जो है वो इसके ज़रिए जो है अफेक्ट होते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एर्गोनॉमिक हैजर्ड्स है। तो इसके लिए मुख्तलिफ किस्म के एर्गोनॉमिक प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं कि वर्कर्स पे जो है इससे ज़्यादा लोड नहीं डालना है, इससे ज़्यादा जो है इसको जो है इस पे वर्क लोड नहीं करना है और इससे ज़्यादा इस पे काम जो है नहीं करना है, ताकि इसको कोई बर्नआउट या कोई जो है इंजरी या कोई फैटीग, कोई डिस्कम्फर्ट महसूस ना हो। तो इसके लिए जो वर्क प्लेस या वर्क एनवायरनमेंट है वो अडेप्ट करनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा इट शुड बी प्रिवेंटिव रेदर देन क्यूरेटिव। ये जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ है ना, इसका जो गोल है तो वो प्रिवेंटिव है कि एक मजदूर को, एक वर्कर को प्रिवेंशन हो, कोई इंजरी कोई डिजीज ना हो, ठीक है, ना कि क्यूरेटिव कि इसको डिजीज हो जाए फिर आप इसकी क्योर करें, ट्रीटमेंट करें। तो सबसे पहले आपने इसको प्रिवेंटिव बनाना है, ठीक है, प्रिवेंटिव केयर है ये। स्टैटिस्टिक ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ। अब ऑक्यूपेशनल हेल्थ के स्टैटिस्टिक को हम देखते हैं कि कितने लोग जो है ऑक्यूपेशनल हेल्थ में हैं या ऑक्यूपेशनल डिजीजेस इसको हैं। अनहेल्थी वर्किंग कंडीशन कंट्रीब्यूट्स टू एटलीस्ट 1.6% ऑफ द बर्डन ऑफ डिजीज। जो बर्डन ऑफ डिजीज है ना, पॉपुलेशन पे जो डिजीज का बर्डन है, बोझ है, तो इसमें 1.6% जो है किस चीज़ की वजह से है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ की वजह से है, ठीक है। मजदूर वर्कर जो है ख्याल नहीं करते। इन यूनाइटेड स्टेट यूएस में 2.3 मिलियन वुमेन एंड मेन अकाउंट्स टू वर्क रिलेटेड एक्सीडेंट और डिजीज एवरी ईयर। हर साल 2.3 मिलियन वुमेन और मेन जो है यूनाइटेड स्टेट में क्या है, एक्सीडेंट और डिजीज से जो है अफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ के जरिए। इसके अलावा वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें
देयर आर अराउंड 340 मिलियन ऑक्यूपेशनल एक्सीडेंट, ठीक है। तो 340 मिलियन ऑक्यूपेशनल एक्सीडेंट हो रही है वर्ल्ड वाइड, ठीक है। और 160 मिलियन विक्टिम्स ऑफ वर्क रिलेटेड इलनेस एनुअली, और एनुअली 160 मिलियन विक्टिम्स जो है वर्क रिलेटेड इलनेस की वजह से जो है इफेक्ट्स हो रहे हैं। ये हमारा स्टैटिस्टिक है ऑक्यूपेशनल हेल्थ की रिलेटेड। इसके अलावा हमारे पास जो हैज़र्ड है, इसकी भी हमारे पास जो है 5 टाइप्स है। बायोलॉजिकल भी है, फिजिकल भी है, एर्गोनॉमिक्स भी है, साइको सोशल भी है और केमिकल्स भी है। इसको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। अगर हम फिजिकल सेफ्टी हैज़र्ड को देखें, तो फिजिकल सेफ्टी हैज़र्ड्स हमारे पास वो सेफ्टी हैज़र्ड है जो फिजिकली इन्वॉल्व हो, ओके। फिजिकली एनी टाइप ऑफ सब्सटेंस, कंडीशन और ऑब्जेक्ट दैट कैन इंजर वर्कर, हर वो सब्सटेंस या कंडीशन या ऑब्जेक्ट जो एक वर्कर को इंजरी कर सकता है। फॉर एग्जांपल स्पिल या स्पिल ऑन फ्लोर्स, जो फ्लोर्स पे स्पिल्स होते हैं, बॉडी फ्लूइड्स है या केमिकल्स है या वाटर है, और इसके ज़रिए बंदा जो है फॉल होता है, वो फिसल जाता है, इसके पाँव हाथ जो है टूट सकता है, हेड जो है इंजरी हो सकता है, ठीक है। या इसके अलावा वॉकवे ब्लॉक्ड बाय कॉर्ड और बॉक्सेस, वॉकवे को, रास्ते को ब्लॉक करना किसी कॉर्ड या किसी बॉक्सेस की वजह से, किसी ब्रेकर की वजह से, इसकी वजह से जो है हाइट से फॉल्स भी हो सकते हैं। या ऑपरेशंस ऑफ मशीनरी, मशीनरी के जो ऑपरेशंस हैं, लैक ऑफ सेफ्टी, बंदा मशीन में काम करता है लेकिन सेफ्टी जो है नहीं है। या इलेक्ट्रिकल हज़ार्ड्स, बिजली जो है बंदा को जो है करंट देता है, या मुख्तलिफ किस्म के डेथ भी इससे हो सकती है। या हमारे पास जो है हीट एक्सपोजर, ठीक है, हीट एग्जॉशन हुआ है, या हीट स्ट्रोक होता है, गर्मियों में अक्सर होता है, या इंडस्ट्रीज में होता है। या नॉइज़, ठीक है, नॉइज़ में क्या होता है, डीपनेस हो सकता है, रेडिएटरी इफेक्ट्स, बहुत तेज़ आवाज़ जो नॉइज़ है, पॉल्यूशन है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन मेनली इन वेल्डिंग, जो वेल्डिंग हो रही है टू जो हमारे पास क्या है मेटल्स है, इसको जो है आपस में मिलाना, और इसके लिए जो वेल्डिंग हो रही है, तो इससे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो होते हैं वो भी बंदे को इफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके साथ साथ हमारा जो है केमिकल हैजर्ड्स भी है, ठीक है, इसको भी जो है डिस्कस करते हैं। और इसके अलावा भी हमारे पास जो है मुख्तलिफ़ किस्म के और भी है बायोलॉजिकल hazards। तो केमिकल hazards में किया है, वर्कर्स कैन बी एक्सपोज टू केमिकल्स इन लिक्विड गैसेस, वेपर्स, फ्यूम्स एंड पार्टिकुलेट मटेरियल्स विच इंक्लूड्स, ठीक है। केमिकल hazards में वो केमिकल्स जो इंसान को अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। केमिकल्स इंसान की बॉडी के साथ जो है एक्सपोज हो सकता है। केमिकल इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड भी हो सकता है, गैसेस भी हो सकता है, वेपर्स भी हो सकता है। और फ्यूम्स, फ्यूम्स क्या है, फ्यूम्स हमारे पास मेटल की स्मॉल स्मॉल पार्टिकल जो इंडस्ट्री में होता है, जो लोहे को जब गर्म करता है ना, मेटल को, तो इससे मुख्तलिफ किस्म के स्मॉल पार्टिकल्स इनहेल होते हैं, इससे डिजीज हो सकते हैं रिस्पायरेटरी, ओके। तो इसमें हमारे पास एसिड्स है, सॉल्वेंट्स, पेट्रोलियम जो है, पेस्टिसाइड्स है जो किसान लोग यूज़ करते हैं, फ्लेमेबल लिक्विड्स, फायर्स जो करते हैं, और वेल्डिंग फ्यूम्स जो नोजियस गैसेस है, सिलिका डस्ट, सिलिकोसिस, ठीक है। तो चलें इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। व्हाट इज सिलिकोसिस, तो सिलिकोसिस को थोड़ा सा जो है डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास क्रोनिक ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज़ है, जो हमारे पास जो है क्रिस्टल सिलिका डस्ट जो होते हैं ना, वो इनहेल करते हैं बंदा इंडस्ट्री में, और इससे लंग इन्फ्लेमेशन हो सकता है, फिब्रोसिस हो सकता है, ठीक है। और ब्रीथिंग कैपेसिटी लंग के जो है रिड्यूस हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सिलिकोसिस है, सिलिका डस्ट की वजह से जो है होता है। और फाइबर ग्लासेस, फाइबर्स, ठीक है, जो फाइबर ग्लास फाइबर्स होते हैं ना, जो ग्लासेस की इंडस्ट्री में जो फाइबर्स मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, तो इसकी वजह से भी मुख्तलिफ किस्म की जो है डिजीज़, लंग्स डिजीज़ हो सकते हैं रिस्पायरेटरी। इसके बाद हमारे पास बायोलॉजिकल हैज़र्ड्स हैं। बायोलॉजिकल हैज़र्ड्स बिल्कुल नाम से ही ज़ाहिर है कि कहीं वायरस, बैक्टीरिया वगैरह से हो, ठीक है। तो एम्प्लॉयज़ हु वर्क विद अदर पीपल, वो एम्प्लॉयज़ जो बहुत और लोगों से जो है वर्क करता है, ठीक है, या एनिमल्स के साथ या इन्फेक्शियस मटेरियल के साथ जो इसके साथ एक्सपोज हो, और इसकी वजह से इसको जो है कोई नुकसान हो, या ब्लड हो, ठीक है, HIV पेशेंट है, HIV बंदा है, ठीक है, इसके साथ आप काम करते हो और इसकी इंजरी से आप इफेक्ट हो जाए, फंजाई से लग सकता है, मोल्ड जो टाइप टाइप ऑफ फंगस है,
या वायरसेस की वजह से, टॉक्सिक और पॉइजनस प्लांट की वजह से, एनिमल्स ड्रॉपिंग जो एनिमल फीसेस हैं, मुख्तलिफ किस्म के रिस्पायरेटरी वगैरह डिजीज़ हो सकते हैं, ठीक है। तो इन सब से जो है इंसान इफेक्ट हो सकता है। इसके अलावा हमारे पास जो है साइको सोशल हैज़र्ड्स, ठीक है, जो सोशल लाइफ या साइको, ठीक है, इसकी वजह से बंदा इफेक्ट होता है। ट्रॉमेटिक इवेंट्स, ओके, एक बंदे के साथ जो है ट्रॉमा हुआ है, एग्रेशन जो गुस्सा होता है, ठीक है, या पोर सपोर्ट होता है, कोई आपको सपोर्ट नहीं करता, जॉब डिमांड्स आपकी कम है, लो जॉब कंट्रोल है, लैक ऑफ रूल क्लैरिटी, वायलेंस कर रही है आप, या इनएडिक्वेट रिकॉग्निशन, पोर एनवायरनमेंट, कन्फ्लिक्ट, या पोर रिलेशनशिप है, रिलेटेड वर्क और बेलिंग, हरेसमेंट, ये सब चीज़ें जो है क्या है, साइको सोशल हैजर्ड्स में दाखिल है, ठीक है। इन सबको आप लोगों ने एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। एर्गोनोमिक एर्गोनोमिक हैजर्ड्स, ठीक है। तो एर्गोनोमिक हैजर्ड्स तो मैंने एक्सप्लेन किया कि ये क्या है। ये हमारे पास जब एक वर्कर जो है फिट नहीं होता वर्क प्लेस में, ठीक है, इसकी फिजिकल एबिलिटीज जो है या इसकी बॉडी में जो है स्ट्रेन काज होता है, ठीक है, और इस पे जो है मतलब डिज़ाइन ऑफ वर्क या टूल या टास्क जो है बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से इसको डिस्कम्फोर्ट है, फैटीग है, इंजरी है, और इसके मसल, जॉइंट, टेंडन, बोन, नर्व सब जो है इफेक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एर्गोनॉमिक हैजर्ड्स है। इसमें हमारे पास जो है क्या है, इक्विपमेंट्स, लाइट एंड ऑपरेशन इक्विपमेंट्स होते हैं जो इसके कंट्रोल से ज़्यादा है, ठीक है, या इसमें मैनुअल हैंडलिंग है, बंदा हाथों से किसी मशीनरी को कंट्रोल करता है तो इसके काबू से बाहर है, लाइटिंग सिस्टम है, नॉइज़ है, वर्क स्टेशन डिज़ाइन एंड हाइट है, या सिस्टम एंड कंप्यूटर प्रोग्राम है, या टास्क जॉब और वर्क प्लेस डिज़ाइन, ये सब चीज़ें जो है इस पे होता है, तो ये बर्डन है ना इस पे। इसके अलावा हमारे पास जो है ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ऑक्यूपेशनल हेल्थ और डिजीज़ हैं, जो इसको हम अब डिस्कस करने वाले हैं, और आप लोगों ने इसको जो है पॉइंट करना है, नोट करना है, क्योंकि ये एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये आप देखें पोटेंशियल हेल्थ ऑक्यूपेशनल हेल्थ डिजीज़, तो इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या है, हमारे पास जो है न्यूमोकोनाइसिस है। न्यूमोकोनाइसिस क्या है, डस्ट रिलेटेड लंग डिजीज़ है, डस्ट से काज होता है, ये कोल, कार्बन डस्ट, ये सब कुछ लिखा है, इसकी वजह से हो सकता है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होता है, ब्रोंकाइटिस क्या होता है, आइटस इन्फ्लेमेशन, ब्रोंकाई में इन्फ्लेमेशन, और फिर ब्रोंकाई में जो हमारे पास होते हैं ना म्यूकस ग्लैंड्स, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है म्यूकस सिक्रीट करता है, और इसकी वजह से हमारा जो ब्रोंकाइज है ना वो ब्लॉक होता है, ठीक है। तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस किस वजह से होता है, जब हमारे लंग्स का एक्सपोजर हो वेपर्स, गैसेस और डस्ट और फ्यूम्स को। फ्यूम्स क्या है स्टूडेंट्स, फ्यूम्स हमारे पास मेटल जब हीट करते हैं ना, तो मेटल्स या लोहे से जो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स जुदा होते हैं ना, तो इसको क्या कहते हैं, इसको फ्यूम्स कहते हैं। ये 1 माइक्रोन से यूजुअली कम होते हैं, ठीक है। आस्थमा क्या है, ये एयरवे एलर्जिक एलर्जी है हमारे पास, एक्सपोजर टू इनहेल इरिटेंट, जब डेंडर या डस्ट या इनहेलेंट या पॉल्यूटेंट जो है बंदा इनहेल करता है तो इसे आस्थमा होता है, ठीक है। ग्रैंडर डिजीज, ठीक है, ग्रैंडर डिजीज जो सिलिका ग्रैंड होने से जो है होता है, शीशे को ग्रैंड करना, लोहे को ग्रैंड करना, मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों को कट करना, इससे जो डस्ट इनहेल होते हैं, इससे मुख्तलिफ किस्म के डिजीज़ होते हैं। या जनरल एलर्जिक रिएक्शन, मुख्तलिफ किस्म की जनरल एलर्जीज होते हैं। नेजल सेप्टम प्रोलिफरेशंस होते हैं, ठीक है। इरिटेंट एंड कोर्सिव एजेंट्स, ये मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें होते हैं। मलिग्नेंट न्यूप्लाज्म, जो मलिग्नेंट किया है, जो एक बॉडी के पार्ट से दूसरे बॉडी में जो है कैंसर काज होता है, तो ये मलिग्नेंट न्यूप्लाज्म में मुख्तलिफ किस्म के इंडस्ट्रियल केमिकल डस्ट मेटल से होते हैं। और डिजीज़ ऑफ विजुअल सिस्टम, ठीक है, विजुअल सिस्टम के डिजीज़ हो सकते हैं आई के, तो ये भी बायोलॉजिकल एंड केमिकल एजेंट्स की वजह से हो सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास डिजीज़ ड्यू टू बायोलॉजिकल एजेंट्स से मुख्तलिफ किस्म के डिजीज़, जो ब्रोसियोलिसिस या एंथ्राक्स या टेटेनस होते हैं, ठीक है। और डिजीज़ फ्रॉम एटमॉस्फेयर प्रेशर की वजह से भी डिजीज़ हो सकते हैं। हीट स्ट्रोक, बर्न या बेरोट्रॉमा, ठीक है। बॉडी के एक ऑर्गन है, और इसमें जो एयर है एक होल में, ठीक है, एक एरिया में, केविटी में, तो बेरोट्रॉमा, ठीक है,
तो ये क्या है, फॉर एग्जांपल अगर हम लंग की बात करें, लंग के अंदर जो है कैपेसिटी बहुत कम है और बाहर ज़्यादा है, ठीक है, या लंग में ज़्यादा है बाहर कम है, तो लंग से बाहर या बाहर से अंदर पे जो है प्रेशर डालेगा। ये मुख्तलिफ किस्म के हमने वेंटिलेटर में एक्सप्लेन किया था 7th सेमेस्टर में, बेरोट्रोमा और या वेलोट्रोमा, ठीक है। तो ये वही चीज़ें हैं जो ऑलरेडी हम इसको डिस्कस भी कर चुके हैं, अब फिर से हमने डिस्कस किया। फिर इसके बाद हमारे पास जो सेकंड वन है तो एनवायरमेंटल हेल्थ है। एनवायरमेंटल हेल्थ क्या है? एनवायरमेंटल हेल्थ कंसर्न विद हेल्थ एंड डिजीज दैट आर डिटरमाइंड बाय फैक्टर इन द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में वो फैक्टर्स जो हमारे हेल्थ को इफेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास एनवायरमेंटल हेल्थ है। रिलेट टू हो एयर वाटर फूड एंड और फिजिकल एनवायरनमेंट कैन अफेक्ट और हेल्थ फॉर बेटर और फॉर वर्स। किस तरह एयर, वाटर, फूड या फिजिकल एनवायरनमेंट हमारे हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। एनवायरमेंटल हेल्थ फोकस ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड देयर एनवायरनमेंट। एनवायरमेंटल हेल्थ फोकस करता है लोगों की और इसके एनवायरनमेंट का जो रिलेशनशिप है, ठीक है। या इसके बाद हमारे पास जो है ऑक्यूपेशनल हेल्थ फोकस ओनली वर्क प्लेस हैजर्ड्स व्हाइल एनवायरमेंटल हेल्थ प्रिवेंट इलनेस ऑन मच ब्रॉडर स्केल। ऑक्यूपेशनल हेल्थ किस चीज़ पे फोकस करता है? वर्क प्लेस हैजर्ड पे, कि एक बंदा एक जगह पे काम करता है इंडस्ट्री में, उस जगह में जो है वर्क प्लेस हैजर्ड्स को जो है इससे प्रिवेंट करना है। और जो एनवायरमेंटल हेल्थ है तो ये क्या चीज़ है, ये इससे ब्रॉड है, ये इसके माहौल जो एनवायरनमेंट है इसमें हजर्ड से जो है बचाना है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एम ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ। एनवायरमेंटल हेल्थ का जो एम है वो क्या है? तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, दिस फील्ड इज ऑफन कम्युनिटी फोकस। ये कम्युनिटी फोकस है, कम्युनिटी पे फोकस करना है इसमें। एज द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स इट क्रिएट एम टू इम्प्रूव द लिविंग कंडीशन ऑफ एवरी सिटीजन बाय ट्रीटिंग टारगेटिंग द रीजन स्पेसिफिक हेल्थ हैजर्ड दे फेस। कम्युनिटी में एक स्पेसिफिक हेल्थ हैजर्ड्स को, ठीक है, इसको टारगेट करना और इसको एलिमिनेट करना, ख़त्म करना, ये एनवायरमेंटल हेल्थ के एम है, ठीक है। इसके बाद सेकंड वन हमारे पास है organization like the National Environmental Health Association push for sustainable solution to some of the most complex risk, exposure risk, which often require प्रोटेक्टिव इंटरवेंशन टू मिटिगेट, ठीक है। मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनाइजेशन हैं लाइक नेशनल एनवायरमेंटल हैजर्ड एसोसिएशन जो NEHA है, तो वो क्या करता है, वो सस्टेनेबल सोल्यूशन जो है तलाश कर रहे हैं ताकि कम्प्लेक्स एक्सपोजर रिस्क जो होते हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है किया करे, इंटरवेंशन इसके करे और इसको मेडिकेट करे, मिटिगेट करे, कम करे। इसके बाद हमारे पास है गवर्नमेंट एजेंसी प्ले ए क्रिटिकल रूल इन दिस प्रोसेस। और गवर्नमेंट एजेंसीज भी हमारे पास है जो इस क्रिटिकल रूल्स को जो है प्रोसेस करते हैं। एज मेनी इश्यूज आर टू लार्ज टू सॉल्व दिस नॉन प्रोटेबल इफेक्ट अलोन, ठीक है, ताकि वो इस तबाही को जो है स्टॉप करे और इस अजाब को जो है या इन्वायरमेंटल हैजर्ड जो है इसको जो है ख़त्म करे या कम कर सके। इसके बाद हमारे पास इन्वायरमेंटल हेल्थ हैजर्ड एंड काजेज। जो इन्वायरमेंटल हेल्थ हैजर्ड्स है, काजेज है, इसमें क्या है, वायरस है, ठीक है, जो वायरल है, हेपेटाइटिस ए है, ई है, पोलियोमाइलाइटिस है, और बैक्टीरियल भी हो सकता है, टाइफाइड फीवर है, डाइसेंट्री है, कोलेरा है, या प्रोटोजोअल जो एमीबियासिस है, और हेलमेंथिस जो रोंड या थ्रेड वॉर्म है, मलेरिया, ये सब चीज़ें जो है इसमें होते हैं जो ऑलरेडी हमने सीजन 2 में डिस्कस की है सेमेस्टर 5 में, ठीक है। इसके अलावा ब्रोंकाइटिस हो सकता है, सफोकेशन, साबंदी, ठीक है, और लंग कैंसर, आस्थमा, रिस्पायरेटरी एलर्जीज हो सकते हैं, नॉइज़ रिलेटेड भी हो सकते हैं, नॉइज़ पॉल्यूशन जो होता है, इंसोम्निया, बंदे को जो है नींद नहीं आता सही से, ठीक है, और डीपनेस जो है मतलब पार्शल और कंप्लीट लॉस ऑफ हेयर, ठीक है, तो बंदा सुन नहीं पाता, ठीक है। डिफिकल्टी टू कंसंट्रेट, बंदा कंसंट्रेशन में मतलब एंजाइटी, डिप्रेशन में जाता है। इरिटेबिलिटी क्या होता है, इंक्रीज सेंसिटिविटी टू स्टिमुलस को इंक्रीज सेंसिटिव बनना, ठीक है। तो इस तरह मतलब ज़्यादा गुस्सा आना, मुख्तलिफ किस्म की जो है कम चीज़ पे ज़्यादा एक्शन लेना, तो ये सब हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इरिटेबिलिटी है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है ये आप देख सकते हैं एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑन हेल्थ। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट जो हेल्थ पे होता है, सबसे पहले इसमें क्या है, एयर पॉल्यूशन है, ठीक है, तो एयर पॉल्यूशन भी है हमारे पास, और इनएडिक्वेट वाटर सैनिटेशन, जो सही से वाटर सैनिटेशन नहीं है, ठीक है, या केमिकल्स जो है होते हैं, या रेडिएशन जो मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास होते हैं, या कम्युनिटी नॉइज़ जो होता है,
या ऑक्यूपेशनल रिस्क जो ऑलरेडी हम डिस्कस, या एग्रीकल्चर पार्टी जो प्रैक्टिसेस है, या बेल्ट एनवायरनमेंट है, या क्लाइमेट चेंजेस है, ये सब चीज़ें जो है हमारे एनवायरमेंटल हेल्थ को जो है इम्पेक्ट करते हैं, ठीक है। या ये एनवायरमेंटल इम्पैक्ट जो है हमारे हेल्थ को क्या करते हैं, असरअंदाज करते हैं। इसके बाद हमारे पास है हाउ टू प्रिवेंट ऑक्यूपेशनल डिजीज। ऑक्यूपेशनल डिजीज को किस तरह हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो एक तो इसका मेडिकल मेजर है, ठीक है। मेडिकल मेजर मतलब डॉक्टर्स जो है इस टाइम पे होता है और वो इसको जो है क्या करता है, प्रमोट करता है इसके हेल्थ को। और इसके अलावा हमारे पास जो है तो इम्पेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो मेडिकल मेजर भी ज़रूरी है कि ड्यूरिंग जो इंडस्ट्री में काम करता है वर्कर, तो इसके लिए जो है डॉक्टर्स नर्सेज जो है ज़रूरी है कि कोई इमरजेंसी हो इसको जो है ट्रीट कर सके, ठीक है। और इस तरह की जो है इंजीनियरिंग मैयर भी ज़रूरी है। इंजीनियरिंग मैयर्स मतलब कि इंजीनियर जो है इस तरह मशीनरी हो, इस तरह के जो है टेक्नोलॉजी बनाए। और इसके बाद जो है लेजिस्लेटिव मैयर्स, ठीक है। तो इन सब को हम वन बाय वन जो है डिस्कस करते हैं। मेडिकल मैयर में क्या है, नंबर फर्स्ट प्री प्लेसमेंट एग्जामिनेशन। प्री प्लेसमेंट एग्जामिनेशन क्या है, a medical examination done before an employee stands a job to start a job to assess फिटनेस फॉर द स्पेसिफिक ऑक्यूपेशनल रूल। एक मजदूर को आप या एक वर्कर को आप सेलेक्ट करते हैं काम के लिए, एक एम्प्लॉय को, तो इसको काम या जॉब स्टार्ट करने से पहले आप इसके फिटनेस को देखते हैं कि ये एक स्पेसिफिक काम के लिए सुटेबल है या नहीं है। तो ये प्री प्लेसमेंट एग्जामिनेशन है। पीरियोडिकल एग्जामिनेशन रूटीन हेल्थ चेकअप्स कंडक्टेड एट रेगुलर इंटरवल्स, ठीक है। काम के दौरान रूटीन हेल्थ चेकअप्स करनी है, ठीक है, रेगुलर इंटरवल पे, कि मजदूर किस तरह काम कर सकता है, कोई बीमारी कोई डिजीज तो नहीं है। मेडिकल एंड हेल्थ केयर सर्विसेज इसको दिया जाता है। और नोटिफिकेशन, ठीक है, अगर प्रॉपर किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई मसला, कोई डिजीज, कोई मसला है तो प्रॉपरली इसको नोटिफाई करते हैं। हेल्थ एजुकेशन एंड काउंसलिंग करनी है, ठीक है, ताकि वो सही से जो है हेल्थ को मतलब एजुकेट करे और काउंसलिंग करे एम्प्लॉयज़ को और लोगों के। इसके बाद इंजीनियरिंग मैयर है, तो डिज़ाइन बिल्डिंग, वो इंजीनियर क्या करता है, बिल्डिंग को सही से डिज़ाइन करे। हाउस कीपिंग, गुड हाउस कीपिंग, ठीक है, जनरल वेंटिलेशन करके ठीक हो। और मैकेनाइजेशन, व्हाट इज मैकेनाइजेशन, मैकेनाइजेशन मीन रिप्लेस मैनुअल वर्क विद मशीन। हाथ से जो काम होता है ना, इसको मशीन से रिप्लेस करना है। सब्स्टिट्यूशन क्या है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब है रिप्लेस ए हैजर्ड मटेरियल या इक्विपमेंट्स विद ए सेपर वन, ठीक है। कोई हैजर्ड खतरनाक मटेरियल या इक्विपमेंट्स को रिप्लेस करना है सेपर वन से, ठीक है, ताकि वो सेफ हो। डस्ट इनक्लोज आइसोलेशन, डस्ट से इनक्लोज होना है, आइसोलेट होना है। लोकलाइजेशन वेंटिलेशन, प्रोटेक्टिव डिवाइसेस यूज करने, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, ठीक है। ये सब चीज़ें जो है सिंपल है, इसमें कोई मसला नहीं होगा। लेजिस्लेटिव मैयर का मतलब है कि मुख्तलिफ़ किस्म के एक्ट्स हुई है, तो इसकी जो है मुख्तलिफ़ किस्म की जो है एजेंसीज है, इसको हम डिस्कस करेंगे। दी फैक्ट्री एक्ट 1948। फैक्ट्री एक्ट 1948 में क्या हुआ है, आई एल ओ मीन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बनाया है। पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है। और OSHA जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है। ऑक्यूपेशनल हेल्थ टीम में क्या होता है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ नर्स होता है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ फिजिशियन होता है जो डॉक्टर होता है, इंडस्ट्रियल हाइजीनिस्ट होता है, सेफ्टी इंजीनियर होता है जो सेफ्टी में इसका काम होता है, ठीक है। और वर्क ऑर्गेनाइजेशन स्पेशलिस्ट होता है, साइकोलॉजिस्ट होता है, काउंसलर होता है, फिजियोथेरापिस्ट होता है, एर्गोनोमिस्ट होता है, और हेल्थ इकोनॉमिस्ट होता है, ठीक है। तो ये छोटो मोटो जगहों में तो नहीं है, लेकिन जो सही से इंडस्ट्रीज होते हैं ना, इसमें ये सब चीज़ें मौजूद होते हैं, ठीक है। ये ऑक्यूपेशनल हेल्थ टीम जो है इसमें मौजूद होता है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कल अगर आप लोग मुख्तलिफ़ किस्म की जगहों पे जाएँ तो आप ऑक्यूपेशनल हेल्थ नर्स बन सकते हो। जिस तरह डिज़ास्टर नर्स है, इस तरह आप कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में ये सब जो है आप लोगों ने डिस्कस करनी है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास AAOHN जो कोड ऑफ एथिक्स है, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, ये अमेरिकन एसोसिएशन ऑक्यूपेशनल हेल्थ नर्सेस है, ठीक है। तो इसको जो है हम डिस्कस करते हैं। इसका क्या काम है, इट प्रोवाइड हेल्थ वेलनेस सेफ्टी, ये हेल्थ वेलनेस और सेफ्टी को प्रोवाइड करता है। अदर रिलेटेड सर्विस टू क्लाइंट विद रिगार्ड फॉर ह्यूमन डिग्निटी एंड राइट, ये वही पुरानी बातें हैं, ठीक है, ताकि पर्सनल एट्रीब्यूट, हेल्थ स्टेटस
और इकोनॉमिक स्टेटस को या सोशल स्टेटस को जो है क्या करें, इसको कंसिडरेट करें और इसको जो है डील कर सके। लाइसेंस्ड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स एक्सेप्ट ऑब्लिगेशंस टू सोसाइटी एज प्रोफेशनल एंड रिस्पोंडेंट मेंबर ऑफ द कम्युनिटी। कम्युनिटी को रिस्पोंडेंट मेंबर होना चाहिए ताकि वो इसको डील कर सके। और इसके अलावा हमारे पास जो है strive to safeguard clients' right to privacy by protecting confidential information and releasing information as required or formatted by law। ठीक है, और बिल्कुल कानून के मुताबिक काम करनी है और हर किसी का राज जो है राज रखना है। ठीक है, तो ये हमारे पास है मुख्तलिफ किस्म के एथिक्स, कोड ऑफ एथिक्स। ठीक है, प्रोमोट कोलेब्रेशन विद द अदर प्रोफेशनल, और अदर प्रोफेशनल के साथ कोलेब्रेट होना है। ठीक है, कम्युनिटी एजेंसी के साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ, ताकि हेल्थ, वेलनेस, सेफ्टी और अदर रिलेटेड नीड्स ऑफ क्लाइंट जो है प्रोमोट हो। ठीक है, मेंटेन इंडिविजुअल कंपिटेंस विद नर्सिंग प्रैक्टिस। नर्सिंग प्रैक्टिस के साथ जो है इंडिविजुअल कंपिटेंस जो है मेंटेन रखनी है। साइंटिफिक नॉलेज, रिकॉग्नाइज एंड एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल जजमेंट एक्चुअली, ये सब चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लॉ और रेगुलेशन के मुताबिक। इसके बाद हमारे पास ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और सिंपल भी है, इसमें कुछ भी नहीं है। सबसे पहले मैं आप लोगों को जो ये जो स्टैंडर्ड्स है ना, स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑक्यूपेशनल एंड एनवायरमेंटल हेल्थ नर्सेज, ये हमारे पास कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 है हमारे पास। ठीक है, 11 है और 1 बाय 1 इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, नंबर फर्स्ट, स्टैंडर्ड नंबर फर्स्ट, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, असेसमेंट है। इसमें क्या करना है, आप लोगों ने असेसमेंट करना है। द ऑक्यूपेशनल एंड एनवायरमेंटल हेल्थ नर्सेज सिस्टमिकली असेस द हेल्थ स्टेटस ऑफ द क्लाइंट। क्लाइंट के जो हेल्थ स्टेटस है वो असेस करनी है। तो स्टैंडर्ड फर्स्ट किया है असेसमेंट, स्टैंडर्ड सेकंड किया है डायग्नोस। डायग्नोस में किया है द ऑक्यूपेशनल एंड एनवायरमेंटल हेल्थ नर्स एनालाइज असेसमेंट डेटा टू फॉर्मुलेट डायग्नोस। और जो वो असेसमेंट करता है, तो जो असेसमेंट डाटा वो कलेक्ट करता है, तो इसको एनालाइज करके इसके डायग्नोस को फॉर्मुलेट करना है। ठीक है, नंबर 3 किया है, नंबर 3 आउटकम है। आउटकम्स में स्टैंडर्ड 3 में आउटकम्स है द ऑक्यूपेशनल एंड एनवायरमेंटल हेल्थ आर आइडेंटिफाई आउटकम स्पेसिफिक टू द क्लाइंट आइडेंटिफिकेशन। क्लाइंट को आइडेंटिफाई किया, तो इस आइडेंटिफिकेशन के मुताबिक इसने आउटकम निकालनी है। फिर स्टैंडर्ड नंबर 4, तो ये प्लानिंग है। प्लानिंग में क्या करना है, ऑक्यूपेशनल एंड environmental health nurse develop a goal directed plan that is comprehensive and formulate intervention to attain expected outcomes। ऑक्यूपेशनल और एनवायरमेंटल हेल्थ नर्स ने क्या करना है, इसने गोल डायरेक्टेड प्लान को डेवलप करना है। ठीक है, आउटकम्स के मुताबिक, डायग्नोस के मुताबिक, और फिर क्या करना है, इसके लिए इंटरवेंशन को क्या करना है, फार्मूलेट करना है ताकि एक्सपेक्टेड आउटकम को डील कर सके। नंबर 5 हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन है। स्टैंडर्ड 5 में इम्प्लीमेंटेशन है। इम्प्लीमेंटेशन में क्या है, आपने जो प्लानिंग बनाया है, ठीक है, द ऑक्यूपेशनल एनवायरमेंटल हेल्थ नर्स इम्प्लीमेंट इंटरवेंशन टू अटेन डिजायर्ड आउटकम आइडेंटिफाई इन द प्लान। ठीक है, प्लान में जो आइडेंटिफिकेशन किया है, जो इंटरवेंशन बनाई है, तो इसको इम्प्लीमेंट करना है। किसने? ऑक्यूपेशनल एंड एनवायरमेंटल हेल्थ नर्स ने। इसके बाद हमारे पास स्टैंडर्ड 6 है। स्टैंडर्ड 6 में किया है इवैल्यूएशन। फिर क्या करना है, the occupational and environmental health nurse systemically and continuously evaluate responded to intervention and progress toward the achievement of the desired outcome। फिर ऑक्यूपेशनल हेल्थ नर्स और एनवायरमेंटल हेल्थ नर्स ने देखना है कि मैंने जो प्लान बनाया था, मैंने जो इम्प्लीमेंटेशन किया है, इंटरवेंशन किया है, क्या इसका कोई फ़ायदा है या नहीं है, कोई फ़ायदा निकला है इसका या नहीं निकला है। तो ये इवैल्यूएशन करना है। अगर निकला है ठीक है, नहीं निकला है तो फिर दोबारा इसने इसका असेसमेंट और ये सब चीज़ें करनी है। इसके बाद हमारे पास स्टैंडर्ड नंबर 7 है रिसोर्सेज। ठीक है, द ऑक्यूपेशनल एंड एनवायरमेंटल हेल्थ नर्स सोर्स एंड मैनेज द रिसोर्सेज सपोर्ट ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोग्राम एंड सर्विसेज। इसलिए रिसोर्सेज को एलोकेट करना है सही जगह पे। ठीक है, और स्टैंडर्ड नंबर 8 हमारे पास है प्रोफेशनल। तो इन दोनों ने प्रोफेशनल रहना है। ठीक है, और कंपिटेंसी और प्रोफेशनल ग्रोथ को एनहेंस करना है। ठीक है, और इसको डेवलप करना है। नंबर 8 हमारे पास है। नंबर 9 हमारे पास है स्टैंडर्ड नंबर 9, तो ये कोलैबोरेशन है। इन सब ने आपस में कोलैबोरेटिवली काम करना है। कम्युनिटी के जो पार्टिसिपेंट्स है वो और नर्स और डॉक्टर सब ने आपस में मिलकर कोलैबोरेटिव काम करना है। स्टैंडर्ड नंबर 10, स्टैंडर्ड नंबर 10 में क्या है, रिसर्च है। ऑक्यूपेशनल एंड एनवायरमेंटल हेल्थ नर्स यूजेस रिसर्च फाइंडिंग इन प्रैक्टिस। इसने रिसर्च फाइंडिंग जो है प्रैक्टिस में यूज करनी है ताकि प्रैक्टिस और प्रोफेशन को एडवांस और इम्प्रूव करे। ठीक है, और लास्ट में जो है
स्टैंडर्ड नंबर 11, तो ये हमारे पास एथिक्स है, ठीक है। एथिक्स को मुद्देनजर रख के काम करना है। देखो, फैशन एनवायरमेंटल हेल्थ नर्स यूज एन एथिकल फ्रेमवर्क फॉर डिसीजन मेकिंग इन प्रैक्टिस। जो प्रैक्टिस हो दे रहा है कम्युनिटी में, तो इसमें एथिक्स होना चाहिए, ठीक है। एथिकल फ्रेमवर्क इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के रेफरेंसेज है। अगर कोई डिटेल के साथ पढ़ना चाहते हैं तो वो इसको देख सकते हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई मसला है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। खुदा हाफ़िज़।